हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज की इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड बेटा जी बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैम चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है? तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे चैप्टर को, है ना। चलो तो फिर यहाँ पे शुरू करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। चैप्टर है जीवों में विविधता। देखो आपका कोष्टिक वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ऊतक वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सब इजी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इस चैप्टर में आती है, क्यों? क्योंकि नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं ना भाई। कैसे बच्चा याद करे? बेचारे इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और नाम इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं, कैसे याद होंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से, अब अगर हम एनसीईआरटी को देखें या फिर किसी और बुक को देखें, है ना, जैसे बिहार में तो भारती भवन चलती है ना बेटा जी, तो वहां पे आप देखो ना, इस चैप्टर को हर उसमें इतने डिफिकल्ट तरीके समझाया गया है, पॉइंट्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो वहां पे हम लोग ना क्या करते हैं कि भाई अब अगर हम सारे किताब के पॉइंट देंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएंगे, तो चलिए समझा देते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपको समझ नहीं आता, ये ना प्रॉब्लम हर बच्चों के साथ में होती है। हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम कैसी होती है कि वो ये बोलता है कि मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। दूसरे बच्चों को लगता है ये सिर्फ मुझे ही नहीं आ रहा है या इसे भी नहीं आता है। तो ये बस किसी बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है ना। 10 में से कोई एक बच्चा होता है जिसको समझ आता है। और इस चैप्टर को समझने के लिए बेटा जी आपको इसका ना बार बार रिविजन करना पड़ेगा। नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाम आपको बार बार याद करने पड़ेंगे, लिख के देखने पड़ेंगे, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके है, चलो तो बेटा जी अभी आ जाते हैं यहाँ पे हमारे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे। तो कौन कौन से टॉपिक है बेटा जी, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ यहाँ पे, है ना। देखो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे परिचय लेंगे है क्या। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैं ना बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, बस ध्यान से सुनना मेरी बात ही कि मैं कहना क्या चाहती हूँ एंड कहाँ पे मैंने क्या चीज बोली है, ठीक है। फिर आएगा जैविक विविधता, फिर हम आ जाते हैं वर्गीकरण, और वर्गीकरण के आधार पे कि भाई आखिर अगर वर्गीकरण किया गया तो किस बेसिस पे किया गया था। देखो क्लास 9th में ये जो चैप्टर आता है ना बेटा, इतना ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं होता जितना क्लास 11th में होता है। क्योंकि क्लास 11th में ना ये बहुत ही, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट होती है ना, वो पूरी की पूरी वर्गीकरण पे ही होती है ना। तो यहाँ पे क्लास 9th में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जितना 11th में होता है, क्लास का भी तो फर्क पड़ता है ना। फिर उसके बाद बेटा जी यहाँ पे आ जाता है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, ठीक है, एंड आ जाता है आपका 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे परिचय आपको समझ आएगा। देखो परिचय में कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगी कि आखिर है क्या इस चैप्टर में, है ना। देन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा 5 जगत वर्गीकरण की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग मोनेरा को, ठीक है, क्लियर है। देन हम यहाँ पे प्रोटिस्टा को, इसी के साथ मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा कवक, जिसको हम लोग फंजाई भी बोल देते हैं। देन यहाँ पर आ जाता है प्लांटी, जिसको हम लोग पादप भी कहते हैं। और फिर आ जाता है जंतु जगत, इसको भी बहुत सारे संघों में बांटा गया है, ठीक है। पादपों की बात करेंगे उसके भी आपको वहां पे अलग अलग भाग देखने को मिलेंगे, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है, हम बोल रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है भाई? बेटा जी चैप्टर का नाम है यहाँ पे जीवों में विविधता, है ना। अब आप देखो, इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे पेड़ पौधे, तो भाई जितने भी यहाँ पे सभी जीव जंतु हैं, ठीक है, सभी पेड़ पौधे बेटा किसकी कैटेगरी में है? हमने बोला भाई इनको तो हमने सजीव की कैटेगरी में रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं, जितने भी जीव जंतु हैं क्या वो सभी एक जैसे हैं? बताओ नहीं है। सारे के सारे पेड़ पौधों की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी, क्या सारे पेड़ पौधे एक जैसे हैं? नहीं बाबा, सब एक जैसे नहीं है। ये सब क्या है कि भाई इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे बेटा जी पेड़ पौधे हैं, लेकिन सब एक जैसे हैं ही नहीं, सब बहुत अलग है एक दूसरे से, है ना। तो यही क्या है? विविधता। यही हम देखेंगे, अच्छा जीव कितने तरीके से होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, पेड़ पौधे कितने टाइप से हैं, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया, यही सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग तरीके से होते हैं जीव जंतु, चाहे हम बात करें पेड़ पौधों की, है ना बेटा, तो ये सब बहुत अलग है और यही तो हमें इस चैप्टर में जानना है। तो कुछ है इसमें अभी तक ऐसा लगा कि मैम ये तो समझ ही नहीं आई कि है क्या इस चैप्टर में? तो बस आपको यही जानना है कि आखिर ये कितने सारे पेड़ पौधे हैं, ये कितने सारे जीव जंतु हैं, ये अलग अलग हैं, कैसे, किसने बांटा, ये सब चीजें आप यहाँ जानोगे, ठीक है। जितना सिंपल हो पाएगा उतने सिंपल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को। और याद रखना, आज के इस लेक्चर में तुम जो भी चीज सीखोगे, है ना, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी सारी, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में ना मैं आपको कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कर दूंगी जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक होंगे, तो आपको एक कहानी की तरह ना पूरे याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे ना ये सोच के मत बैठ जाना और कि मैम ये तो चैप्टर ही डिफिकल्ट है, तो आएगा ही नहीं समझ, ऐसे मत सोचना, ऐसा सोचोगे तो आएगा ही नहीं, है ना, ऐसा सोचोगे तो बेटा आएगा ही नहीं। तो आपको यही नहीं सोचना है बस, है ना, आपको क्या सोचना है, आपको बस ये सोचना है चैप्टर डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बस ये करना है, मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं पढ़ूंगी, रिवीजन करेंगे, ऐसे करके करना है और ये आपको समझ आएगा, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक है वो बस एक चीज बोलते हैं एंड वो बोलते हैं कि समझो, ओके। एंड मैं बता दूं कि कहां से आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए तो भाई जैविक विविधता की बात करते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाली विविधता, मैंने बोला इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन सभी अगर हम बात कर लेते हैं एक जैसे नहीं है, है ना बेटा जी, सारे के सारे एक जैसे नहीं है। तो यही हमारी जैविक विविधता होती है। यहां से बात करेंगे तो बस ज्यादा से ज्यादा परिभाषा हो जाती है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो तो यहां से आपकी परिभाषा होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। आप बोलोगे मैम ये क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, आप बोलोगे मैम बायो का मैथ से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। देखो मैथ्स होती तो बेटा मैं भी यहाँ नहीं होती, मैं नहीं पढ़ाती, मैं बायो ही पढ़ाऊंगी, है ना। तो ये मैथ्स वाली मैथ्स नहीं है। अब ये है क्या, चलो अभी समझाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है समानता और असमानता, ये क्या शब्द कह रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि इतने सारे जब ये जीव थे ना दुनिया में, इतने सारे जीव जंतु थे, इतने सारे पेड़ पौधे थे, तो भाई सभी को कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब सभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये क्या है, कैसे इतने सारे लोगों के बारे में जाने। सोचो आप किसी मेले में गए हो, अब इतने सारे मेले, यानी कि भाई जब आप मेले में जाते हो इतने सारे लोग वहां पर होते हैं, क्या आप सबके नाम याद रख सकते हो, सबके चेहरे याद रख सकते हो, नहीं याद रख पाओगे, है ना। आपको याद भी कराया जाए ना, बेटा आप याद कर, बेटा इसका नाम याद कर, आप तब याद नहीं कर पाओगे, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल एक मेले में 5,000 लोग हैं, आपसे बोला जाए कि 5,000 लोगों के नाम याद करो, कर लोगे, नहीं, मुश्किल है भाई, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इन सब के बारे में कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो भाई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला इन सब को अलग कर दो, इनके बारे में पढ़ो कौन कैसा है और सबको अलग करो इन सबको, क्योंकि ऐसे तो भाई नहीं पढ़ा पाएंगे हम इनके बारे में, है ना। और साथ ही साथ भाई अब आपको भी पढ़ना है, तो भाई सबके बारे में एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हमने यहाँ पे क्या करा भाई, उन्होंने बोला कि इनको ना अलग अलग बांटो, इनके बारे में तभी पढ़ा जा सकता है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट फिर लग गए थे लाइन से कि भाई देखो आखिर कैसे करना है। भाई कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्गीकरण दिया, फिर और साइंटिस्ट है, इस तरीके से ये साइंटिस्ट यानी कि सारे वैज्ञानिक आते रहे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेटा जी सबसे पहले जब ये देखा कि इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे पेड़ पौधे, तो भाई तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा था कि कैसे इनके बारे में पढ़ें। तो यहाँ पे फिर हुई थी वर्गीकरण की शुरुआत। अब यहाँ पे शुरुआत किसने की थी, एक्चुअल में वर्गीकरण का, यानी कि भाई वर्गीकरण विज्ञान के जो जनक थे वो कोई और थे, तो वो भी सब जानेंगे। तो यहाँ पे जब ये कंफ्यूजन बढ़ता गया कि भाई इनके बारे में क्या करें, तो आया वर्गीकरण, ठीक है। तो कौन आया, वर्गीकरण आया। अब वर्गीकरण का मतलब ही क्या होता है बेटा जी, वर्गीकरण का मतलब ही होता है बांटना, ठीक है। क्या हो जाता है, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। कैसे कि भाई सबको बांट दो, है ना, जैसे स्कूल में करते हैं, अच्छा ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है, ये 8th क्लास है, ये 5th क्लास है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किया था। सबसे पहले वर्गीकरण की जो शुरुआत करी थी वो अरस्तु ने करी थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ना आप 11th में जब जाओगे ना बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी इतना नहीं है जितना 11th में, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग जितना जरूरी है वो मैं सब बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये चीज हुई तो अरस्तु आए, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जल, स्थल और वायु के रहने के आधार पर बांटा। भाई कहानी कुछ समझ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो जल में तो इतने सारे जीव रहते हैं, आप देखो वायु में इतने सारे जीव उड़ते हैं, आप देखो स्थल पे इतने सारे जीव रहते हैं, क्या सब एक जैसे होते हैं, नहीं, तो कहीं ना कहीं वो गलत थे। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है, याद रखना कि अरस्तु जो होते हैं वो जीव विज्ञान के जनक होते हैं, लेकिन ठीक है। अब बारी आई कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो भाई यहाँ पे एक साइंटिस्ट का दिमाग दौड़ा एंड यहाँ पर उन्होंने वर्गीकरण की सही मायने में शुरुआत। एंड बेटा जी उन्होंने क्या दिया, वर्गीकरण किया। कैसे, उन्होंने दिया था 2 जगत, ठीक है, यानी कि 2 जगत, या इसी को हम बोल सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली उन्होंने दी। तो ये 2 जगत दिए थे उन्होंने। इस कहानी को तो हम आगे बढ़ाएंगे, पहले इसको जान ले कि ये क्या था वर्गीकरण। तो मैंने बोला वर्गीकरण का मतलब था बांटना, लेकिन किस बेसिस पे। आप सोचो एक टोकरी में
बहुत सारे फल रखे हुए हैं बेटा जी, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं, है ना। तो वहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जी ये सारे के सारे फल एंड ये सारी की सारी जितनी भी जो सब्जियां रखी हुई हैं यहाँ पे, इनको आपको अलग करना है, तो आप क्या करोगे भाई, सारे जो फल है उनको अलग करते रहोगे। अब मैंने बोला कि अच्छा फल अलग कर दिए, अब जो सेब है फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स में भी तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो मैंने कहा चलो सारे सेब को अलग कर दो, सारे अनार को अलग कर दो। आप क्या करोगे भाई, जो एक जैसे उनको इकट्ठा करे जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे वर्गीकरण क्या होता है कि जब जीवों उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है, क्या समानता, ठीक है, और असमानता। समानता क्या होता है, जो चीजें मिल रही होती है ना। जैसे दोस्त कौन बनते हैं भाई, दोस्त वो बनते हैं जिनकी यानी कि सोचने का तरीका सेम होता है ना, जिनकी हरकतें सेम होती हैं वो दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे थे। तो भाई समानता और असमानता के आधार पर, अब जिससे आपकी वाइब मैच नहीं करेगी बेटा जी, है ना, तो आप उससे दोस्ती करोगे नहीं करोगे। तो वैसे यहाँ पे था, तो समानता और असमानता के आधार पर क्या कर देना, विभक्त कर देना। विभक्त का मतलब ही क्या होता है, बांटना, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देना, आधार पर विभक्त करना। तो वर्गीकरण का मतलब ही क्या था, बांटना, अलग करना। विभक्त का मतलब भी क्या होता है, बांटना, ठीक है। तो समानता और असमानता के आधार पर विभक्त करना। अब बोलोगे मैम ये थोड़ा मैथ की कहानी भी समझा दो, स्क्रीन पे हमें बहुत देर से दिख रही है। चलो तो उसको जानते हैं। तो भाई ये क्यों जरूरी हुआ, अभी मैंने तुम्हें एक मेले का एग्जांपल दिया, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ कि भाई तुम गए शॉपिंग पे, है ना, अभी बहुत सारे फेस्टिवल है ना। तो भाई तुम गए शॉपिंग पे गए हो, तो भाई तुम्हें खरीदनी है जींस। तो भाई तुम एक दुकान में गए, मैंने बोला ये दुकान नंबर 1 है ना, मैंने बोला ये दुकान नंबर 2 है, ठीक है। अभी दोनों दुकानें अलग अलग तुम्हें दिख रही हैं यहाँ पे। तो बेटा जी जब आप पहली दुकान में गए, अब यहाँ पे आप जींस लेने गए हो, तो भाई यहाँ पे 28 कमर की भी है, 32 कमर भी है, 30 कमर की जींस भी है, 34 कमर की जींस भी है, 36 कमर की जींस भी है और 38 भी है। आप दुकान में गए हो एंड दुकान में जाने के बाद क्या हुआ, आपने बोला भैया जींस दिखा दो, उसने कहा भैया देख लो ये रखी। भाई पागलों जाके से जींस देखते थे, कहाँ है, कौन सी जींस है हमारी, कहाँ मिलेगी, है ना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो भाई यहाँ जाओगे आप सीधा मना कर दोगे ना बाबा इतनी मेहनत नहीं होगी, है ना। तो भाई यहाँ पे फिर आपको पता लगा एक नई दुकान खुली है एंड बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इस दुकान में गए, तो भाई इस दुकानदार ने, ये दुकानदार थोड़ा समझदार था, तो इसने क्या किया कि अलग एक ही दुकान में अलग अलग ऐसे बॉक्स बना दिए। इसने बोला अच्छा तुम्हें 28 कमर की जींस चाहिए, यहाँ चले जाओ। इसने बोला अच्छा तुम्हें 30 कमर की जींस चाहिए, यहाँ चले जाओ, है ना। आपको आसानी हुई, अब आपको उससे पूछना नहीं पड़ा, आप सीधा गए, आपने बोला कि भाई हमें 32 कमर की जींस चाहिए, तो भाई आप गए एंड वहां सीधा जाके आपको मिल गई, है ना। तो आसानी कहाँ हुई, यहाँ। तो इसी तरीके से जीव जंतु जितने थे, जितने पेड़ पौधे थे, इनको भी अलग करना बेटा जी बहुत ज्यादा ही जरूरी था। समझे कहानी, क्या था, बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि इनके अध्ययन को आसान बनाया जा सके। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे बेटा जी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी कि भाई मैम यहाँ पे आपको लगे कि क्या है ये वर्गीकरण, आएगी कोई प्रॉब्लम, नहीं आएगी ना, बड़े तरीके से क्लियर ना। चलो फिर अभी आगे देखें, आगे क्या कहानी है। तो भाई आगे तो आ जाएगी हमारी यहाँ पे परिभाषा। तो जो मैंने लिखी है आप या तो वो लिख दो या इसको बोल दो कि सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना या विभक्त करना बेटा जी क्या हो जाता है, आपका वर्गीकरण कहलाता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल, सभी को क्लियर, हाँ जी सभी को क्लियर बेटा जी। आगे बढ़े, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, चलो मैंने बोला था भाई कि आगे तो कहानी आएगी अलग, है ना। मैंने क्या बोला, अभी 11th में जब जाओगे बेटा, जो बच्चे बायो लेंगे, तब देखना तुम कितनी अच्छी कहानी सुनोगे इस चैप्टर की। तो इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया, स्थल में रहने वाले जीव, वायु में और जल में। और भाई यहाँ पे तो भूल चुके थे क्या कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर भी, है ना। फिर आगे आ जाते हैं। चलिए अब अरस्तु जो होते हैं बेटा, इनको जीव विज्ञान का ना हम लोग जनक कह देते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक है, ठीक है, वो भी कौन है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। एंड वनस्पति विज्ञान के जो जनक होते हैं वो होते हैं कौन, थियोफ्रेस्टस। क्लियर। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे आगे आ जाओ, अभी चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, है ना। चलो आ जाइए इधर, क्या बोल रहे हैं,
चलो, तो बेटा जी यहाँ पर आए फिर कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बोला कि अरे सब साइड हो जाओ, मैं करता हूँ वर्गीकरण की शुरुआत। तो सही मायने में जो वर्गीकरण की शुरुआत की थी वो की थी कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो सही मायने में वर्गीकरण की शुरुआत की। एग्जाम में कभी भी लिख कर आओगे बेटा जी, आप पूरे पॉइंट्स लिख कर आओगे, शॉर्टकट यूज नहीं करना है वरना नंबर कट जाएंगे, है ना। बोलोगे मैम आपने तो ऐसे लिखवाया था, ये नहीं करना है, याद रखना, ठीक है बेटा। चलो, हमेशा एग्जाम में पूरा लिख कर आना। तो इन्होंने दी द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। द्वि का मतलब क्या होता है बेटा जी? द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है मेरे बच्चे। अब द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि इन्होंने क्या दिया? द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली, जिसमें पहला जगत था वो कौन था? पहला जगत था बेटा जी जंतु जगत, जिसमें सारे जंतुओं को इन्होंने रख दिया। एंड दूसरा आया वनस्पति जगत। वनस्पति जगत को हम लोग बोल देते हैं पादप जगत भी। एंड यहाँ पे याद रखिएगा कि ये किस बेसिस पे बनाए थे। उन्होंने बोला कि भाई, अब भाई सोचो ना, क्वेश्चन करते हैं लोग, क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो कैरोलस लीनियस से भी लोगों ने क्वेश्चन करे थे, आप किस बेसिस पे यहाँ पे ये दो जगत बना रहे हो? तो कैरोलस लीनियस ने तो जवाब दिया था सीधा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई ये मैं जो वर्गीकरण कर रहा हूँ, कुछ चीजें ना आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना, तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका दिमाग तेज हो जाए। ओके, किसके बेसिस पे, किसके आधार पे मेरे बच्चे? कोशिका भित्ति। इन्होंने बोला जिसमें कोशिका भित्ति मिल रही है उनको एक तरफ कर दो, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं मिल रही उनको एक तरफ कर दो, ये बोला। लेकिन क्या ये भी पूरी तरीके से सही था? नहीं था, है ना। अभी 11th में जाओगे तो जानोगे। इसके बाद 3 जगत आया, फिर 4 जगत वर्गीकरण, फिर आया 5 जगत, जहां पे धीरे धीरे आपके जगत ऐड होते गए। प्रोटिस्टा ऐड हुआ, फिर ऐड हुआ कौन सा? आपका मोनेरा जगत हुआ, फिर कौन सा ऐड हुआ? फिर कवक जगत ऐड हुआ। इस तरीके से बने थे 5 जगत, ठीक है। और कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा जी? यहाँ पे बढ़िया तरीके से। चलो, अब मैंने क्या बोला? तो लास्ट में जाके जगत बन गए थे, है ना। अब देखो यहाँ पे ना आपके इसमें ये नहीं है, पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि अभी 2 जगत के बाद 3 जगत भी आए जिसमें प्रोटिस्टा ऐड हुआ, फिर चौथा जगत आया जिसमें मोनेरा ऐड हुआ, फिर आए कौन? 5 जगत वर्गीकरण, जहाँ पे 5वां जगत ऐड हुआ था जो विटेकर ने दिया था। ये तो अभी हम जानेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 5 जगत आ गए थे। अब इनका भी ना किसी आधार पे बनाया गया था कि भाई अच्छा 3 जगत आया तो किस बेसिस पे आया? प्रोटिस्टा को अगर आपने ऐड किया तो किस बेसिस पे आप ऐड कर रहे हो? तो मेरे बच्चे ये सारी चीजें आती है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अभी वो इतना ज्यादा नहीं है सिलेबस में, फिर वो 11th लेवल पे चला जाएगा। एंड मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे से मासूम से हैं, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं तो ऑलरेडी इतना ट्राई कर रही हूँ आपको बहुत आसान तरीके से समझ आए, पॉइंट्स को इतना छोटा करके पढ़ा रही हूँ कि आप इजीली समझ पाओ। तो समझने पे ध्यान देना, कहानी समझो, पॉइंट्स याद हो जाएंगे, क्योंकि वो देखो एक बारी में तो याद नहीं होंगे बेटा, है ना। आपको समझना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एंड गारंटी मेरी एक टाइम पे याद हो जाएंगे, ठीक है। डरना नहीं है कि नहीं आता है, ऐसा नहीं सोचा तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें सब आता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो मेरे जितने बच्चे हैं वो ये नहीं बोलेंगे मैम नहीं आता, सब बोलोगे मैम हो जाएगा, हो जाएगा। एंड जब तुम ये अपनी जो देखो, हमारी जुबान में ना बहुत ताकत होती है, तो आप पॉजिटिव बोला करो तो चीजें वैसी होती हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो 5 जगत आ गए थे बेटा जी, कौन कौन से? आपका मोनेरा, ठीक है मेरे बच्चे। देन आपका आ गया था प्रोटिस्टा। 11th में तो सबके चैप्टर अलग है, पादप जगत अलग है, जंतु जगत अलग है। 9th में अभी नहीं है, तो अभी ज्यादा 11th की बात भी नहीं करूंगी, है ना, वरना बोलोगे मैम अभी से मत डराओ, है ना। चलिए, फिर आ जाएगा मेरे बच्चे कवक, देन पादप, एंड लास्ट जंतु। ओके, ये थे। अभी हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो भाई आ जाते हैं आगे वाली कहानी पे। एंड अब यहाँ पर आया एक और चीज। क्या चीज आई कि भाई हुआ ये कि सबको बांट दिया, है ना, सबको बांट दिया अलग अलग। अब नाम क्या रखें इनके, किस नाम से बुलाएं, है ना। जैसे जब एक छोटा सा बच्चा घर में आता है, आपको उसका नाम नहीं पता होता है ना, फिर आप सोचते हो क्या नाम रखें इसका, क्या नाम रखें। तो वैसे ही इतने सारे जीव थे, इतने सारे पेड़ पौधे थे, तो वहां पे ना सबने बोला कि भाई कुछ तो नाम रखना पड़ेगा इनका, है ना। तो वहीं पर बेटा जी एक आई नामकरण पद्धति, ठीक है। कौन आई मेरे बच्चे? नामकरण पद्धति, ठीक है। जो कौन सी थी? जिसका नाम था, ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पर आया, नाम तो रखना जरूरी था सभी का, है ना। आप सोचो, आप लोग इतने सारे लोग, आपका नाम नहीं होता तो कैसे जानते, सब आपको नहीं जानते ना।
तो यहाँ पे आई बेटा जी द्विनाम पद्धति, जिसको हम लोग द्विपद नाम पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या था? तो बेटा जी ये कुछ ऐसे था द्विनाम पद्धति कि जीव के दो नाम को रखने की एक पद्धति थी। अब बोलोगे दो नाम कैसे? क्या घर का कोई दूसरा नाम होता है और बाहर का यानी कि स्कूल कॉलेज का कोई अलग नाम होता है? ऐसा नहीं। तो सुनो ध्यान से, द्विनाम पद्धति जो थी ये पद्धति इसलिए आई क्योंकि इतने सारे जीव हो चुके थे, हम सबको कैसे पहचाने, हम सबके बारे में कैसे पढ़ें कि भाई कौन क्या है। तो यहीं पर कैरोलस लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति को दिया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये द्विनाम पद्धति किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो कैरोलस लीनियस ने ही दी थी, है ना बेटा। अब ये थी क्या? तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो, नाम का मतलब नाम, यानी कि द्विनाम पद्धति थी कि इसमें बोला गया कि प्रत्येक जीव के, देखो मैं कुछ चीजें ना आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे स्मार्ट बने, उनको पता होना चाहिए सारी कहानियां। ठीक है, तो प्रत्येक जीव के, ठीक है, दो नाम होंगे। कैसे? कि जिसमें जो पहला नाम होगा, ठीक है बेटा, जिसमें पहला नाम जो होगा वो क्या बताएगा भाई? पहला नाम बताएगा बेटा जी उसके वंश को। ओके, एंड बेटा जी ये जो दूसरा नाम होगा, ठीक है, ये बताएगा उसकी जाति को। ठीक, अब सोचो ये क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कि भाई तुम लोगों ने जैसे आम सभी ने खाया, राइट, सभी को पता है भाई इसको तो आम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैंगो बोलते हैं, है ना। लेकिन कल को आप कहीं बाहर गए, अब आपको पता है ये तो आम ही है, लेकिन उसको वहां किसी और नाम से बुला रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब आपको वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी, और भाषा सीखोगे तो भाई वापस से कितना टाइम बर्बाद होता है, टाइम लगता है नई नई भाषाओं को सीखने में। चलो वहां पे सीख ली, फिर कहीं और गए, वहां और किसी नाम से जान रहे, फिर वो सीखोगे, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पे इसी चीज को दूर करने के लिए कि भाई ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो उन्होंने बोला कि द्विनाम पद्धति को लाओ और इन जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रखो। क्या बोला? कि इन जीवों का, ये द्विनाम पद्धति जो थी यहाँ पे प्रत्येक जीव का रखा गया बेटा जी एक वैज्ञानिक नाम, है ना। और जब वैज्ञानिक नाम रखा गया तो उसको पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, ये बोला गया। ठीक है भैया, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो अगर कहीं शब्द आया होमो सेपियंस तो पता होगा अच्छा ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर यहाँ पे ये चीज इतना समझ आया अच्छे से? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े यहाँ पे, चलो आगे आ जाओ फटाफट से। अब चलिए यहीं पे बढ़ जाते हैं। इसी पेन को, यही कलर रख लेते हैं, सभी को दिख रहा है, थिंक ये कलर है ना, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ सबको अच्छे से दिख रहा है। चलो तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया तुम्हें बेटा जी की द्विनाम पद्धति थी, जीव के दो नाम रखने की पद्धति, वंश और जाति थी। इसमें पहला नाम जो होगा वो वंश होगा, है ना, एंड दूसरा नाम जो होगा बेटा वो जाति का होगा। तो इन दोनों नामों को मिला के एक नाम रखा जाएगा। ठीक है बेटा। एंड यहाँ पे मैंने बोला मनुष्य का जैसे वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस पद्धति के कुछ नियम थे। नियम क्या थे कि भाई यहाँ पे पहला नाम हमेशा वंश का होगा, दूसरा हमेशा जाति का होगा। वंश का जो आप नाम लिखोगे वो अंग्रेजी के किससे बेटा जी? बड़े अक्षर से लिखोगे। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे जाति का जो नाम लिखोगे वो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज किया तो नाम पूरा गलत हो जाएगा। अगर आप अपने हाथ से नाम लिखते हो तो आप उन नामों को अंडरलाइन करोगे, लेकिन अगर आप वहीं पे पेपर पे छपवाते हो तो उनको हल्का सा तिरछे शब्दों में यानी कि इटैलिक में लिखवाओगे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे नियम थे। ओके है, चलो चलो बहुत सही, ये आपको मैंने बता दिया है। एंड आगे देख लेते हैं आगे क्या है। चलो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वर्गीकरण। तो जीव विज्ञान का वो भाग जिसमें नाम पद्धति व जीवों का वर्गीकरण करते हैं, है ना, ये सब चीजें थी। तो बेटा जब जीवों को यहाँ पे बांटा जा रहा था ना,
है ना। तो बहुत सारी चीजें देखी जा रही थी कि भाई क्या इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर यूकैरियोटिक कोशिका है, पोषण कैसा हो रहा है यहाँ पे, ये सारी शरीर की संरचना सब चीज देखी जा रही थी। तब जाके कहीं हुआ था वर्गीकरण। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जब हुआ, दो जगत जब आया तब देखा गया क्या है, जब तीसरा जगत आया तो देखा गया इनकी, यानी कि एक कोशिक है, बहुकोशिक है, फिर इसके बाद चौथा जगत आया, है ना। तो ये सब चीजें देखी गई थी, तब जाके 5 जगत बने थे। अभी बताऊंगी आगे, ये सब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसीलिए वर्गीकरण के लाभ क्या थे भाई, हमने भी देखा है कि असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाता है, विभिन्न समूहों के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, यह जीवन के सभी रूपों को एक नए नजर में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित हैं। क्लियर है। चलिए अब आ जाओ, आया कौन सा सबसे ज्यादा माने जा, क्योंकि जब वर्गीकरण की कहानी शुरू हो चुकी थी तो फिर आ गया था वहां पे वर्गीकरण, और सबसे ज्यादा माना गया 5 जगत वर्गीकरण। जगत बता चुकी हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, यानी कि पादप और जंतु। तो सबसे ज्यादा माननीय है, मैं वापस बोलूंगी, एग्जाम में तुम पूरे पॉइंट लिख कर आओगे। ये सिर्फ ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है बेटा, इसलिए समझाने के मैं आपको ना यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट प्रोवाइड करी और समझा ज्यादा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। जहां पे पॉइंट्स की जरूरत होगी वहां सारे पॉइंट्स भी दे दूंगी, लेकिन एग्जाम में आपको याद रखना है कि आपके जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग बेटा जी आप लिख कर आओगे, ठीक है। और कहीं भी प्रॉब्लम है सीधा पूजा मैम के पास आता है कि पूजा मैम ये दिक्कत आ रही है, बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है, ये आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है मुझे बताना, ठीक है। चलो, तो 5 जगत वर्गीकरण, तो आर.एच. विटेकर जो थे इन्होंने दिया 5 जगत वर्गीकरण एंड इन्होंने कवक जगत को ऐड किया था, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, ठीक है। तो 5 जगत आ चुके थे। अब जब ये 5 जगत थे तो भाई कौन कौन से थे, तो बेटा ये थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अच्छा, पादप जगत को हम प्लांटी भी कहते हैं और जंतु जगत को हम एनिमेलिया भी कहते हैं। क्लियर। अभी आ जाइए, तो भाई यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि आर.एच. विटेकर ने दिया 5 जगत का वर्गीकरण, है ना। तो भाई ये जो वर्गीकरण बने थे, चाहे 2 जगत आए, 3 जगत आए, 4 जगत, फिर 5 जगत, ये किस बेसिस पे बने हुए थे। तो सबसे पहले आया बेटा यहाँ पे कोशिका का प्रकार। अभी कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, देखो सबसे पहले कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली होती है बेटा जी प्रोकैरियोटिक, सेकंड होती है आपकी दूसरी यूकैरियोटिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जो होती है बेटा, ये कैसी होती है, ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ये कुछ ऐसा मान लो जैसे 2 घर है, एक घर में सब कुछ है ना, सब कुछ, लेकिन दूसरा घर जो है उनके पास कुछ नहीं है। तो ये जिनके पास कुछ नहीं है वो होती है प्रोकैरियोटिक, है ना। एंड प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इनमें केंद्रक नहीं मिलता, ये चीज आप याद रखोगे। यूकैरियोटिक जो होती है ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ बेटा जी यहाँ पे याद रखना है क्या, कि जो प्रोकैरियोटिक होती हैं इनमें बाकी और कोशिकांग भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहाँ 70S राइबोसोम मिलते हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ये सब यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो भाई ये तो मैंने बोला ये वो घर है जहाँ सब कुछ है, तो इसमें सारे के सारे कोशिकांग मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट आया बेटा शरीर की संरचना। तो शरीर की जब संरचना की बात आई बेटा, वहां पे देखा गया कि भाई क्या वो जो जीव है वो एक कोशिकीय है या फिर बेटा जी वो बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय वो होते हैं जो एक कोशिका से बने हैं, क्लियर है। बहुकोशिकीय वो होते हैं जो एक से ज्यादा, या आप कह सकते हो बहुत सारे, एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं। और बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है, लेकिन मैं आपको ना एक चीज एक्स्ट्रा बताती हूँ कि बेटा एक कोशिका वो होते हैं जो सारे के सारे क्रियाएं ही एक ही कोशिका में करेंगे, खाएंगे भी, पाचन भी वहीं करेंगे, बेकार पदार्थों को निकालना वो सब एक कोशिका में करते हैं। बहुकोशिकीय जो होते हैं ये एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इनमें हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिका होती है। कोशिका किसको बना रही है, ऊतक को, ऊतक किसको बना रहे हैं, अंगों को, अंग किसको बना रहे हैं, अंग तंत्रों को। अब देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी बेटा जी खाना खाना है तो पाचन भी तो होगा, कौन करेगा, अलग अलग अंग करेंगे, है ना। तो वहां पे भाई वो अंग मिलकर अंग तंत्र बना रहे हैं, है ना। आप पाचन की क्रिया में कुछ अंग भाग ले रहे हैं, कुछ श्वसन की क्रिया में ले रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे हर एक क्रिया के लिए अलग अलग अंग, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं, ठीक है।
चलो भाई, यहाँ पे शरीर की संरचना देखी गई। फिर देखा गया बेटा जी यहाँ पे क्या, भोजन प्राप्त करने का तरीका, कि स्वयं पोषण है या पर पोषण है। तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बोलते हैं इसमें स्वयं पोषण हो रहा है, कि भाई अपना खाना खुद से बना रहे हैं, किसी पे निर्भर नहीं है। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। फिर हमने बोला पर पोषण, यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अभी अलग अलग तरीके से होता है, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि भाई कुछ मरे सड़े गले इन सबको खा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं भाई इसमें तो मृत पोषी पोषण हो रहा है। हमने बोला ये परजीवी है, ये मार नहीं रहा लेकिन पोषण तो प्राप्त कर रहा है दूसरे से अपना, तो ऐसे को बोला जाता है परजीवी। ठीक है, चलो अब आ जाए नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट आ जाता है वर्गीकरण के समूहों की, यानी वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। तो बेटा जब जीवों को बांटा जाता है, देखा जाता है इसका जगत क्या है, इसका संघ क्या है, वर्ग क्या है, ये सब चीजें देखी जाती है। तो इसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम तो देखो यहाँ पे ना, अगर आप इसके आरोही क्रम में देखोगे तो आप एरो ऐसे लगाओगे, जैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरो कैसा जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि आरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम। आरोही क्रम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, छोटे से बड़ी की ओर, अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर हम आरोही क्रम की बात करेंगे, सबसे छोटा कौन है, जाति है, फिर आ जाएगा वंश। तो एरो ये इस तरीके से घूम जाएंगे। तो इन जो तीर के निशान है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता है, जगत, एंड सबसे छोटा होता है यहाँ पे जाति। ठीक है, और याद रखना फाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं संघ। एंड बेटा जी ये जो संघ शब्द होता है ये जंतु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पे आप लिखोगे फाइलम या भाग। ठीक है, भाग को हम लोग बोलते हैं डिवीजन। एंड ये जो शब्द होता है मेरे बच्चे, ये जो इस्तेमाल किया जाता है ये पादपों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप ध्यान रखोगे आरोही क्रम में तीर के निशान का ध्यान रखोगे कि आरोही क्रम का है, अवरोही क्रम का है। सबसे बड़ा जगत, देन फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, चलो अब आ जाओ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक एक को पढ़ना। सबसे पहले आ जाता है बेटा जी मोनेरा जगत। मोनेरा जगत जो है, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ, आपको ना थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इधर हम नाम लिख देते हैं जगत के, ये है मोनेरा। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने प्रोटिस्टा। ठीक है बेटा जी, इधर लिख दिया कवक। ठीक है, देन फोर्थ पर आ गया आपका पादप, देन फिफ्थ पर आ गया जंतु। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो मोनेरा जो होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, क्लियर। देन हमने बोला प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं बेटा जी, ये भी सारे के सारे हमारे एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कवक, कवक कैसे होते हैं, है ना, बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, पादप, तो ये भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं जंतु, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में एक कोशिकीय हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये बेटा जी आपके हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक। क्लियर मेरे बच्चे, चलो नेक्स्ट आ जाओ। प्रोटिस्टा कैसे एक कोशिकीय है, लेकिन ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट कवक कैसे हैं, बहुकोशिकीय, एंड ये भी कैसे हो जाते हैं, यूकैरियोटिक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आपके पादप और जंतु की। तो बेटा जी ये दोनों भी कैसे होते हैं, बताइए, यूकैरियोटिक। क्लियर, इसको सभी को नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, इससे आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में सभी चीजों को। चलो अब आगे आ जाओ, मोनेरा जगत एक एक जगत को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मोनेरा जगत में कैसे होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए आएंगे, क्योंकि इनसे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं, है ना।
सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को इसमें रखा गया है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। इसमें केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि यहाँ पे केंद्रक नहीं मिलता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो कैसे हैं बेटा जी, ये आपके किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें अनेक गुणसूत्र नहीं पाए जाते। तो मोनेरा जगत किस में आया है, यानी कि भाई इसमें कौन से जीवों को रखा गया है, आपके प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब मैंने बोला कि बेटा जैसे जो जीवाणु है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जीवाणु की ना बात करी, मैं बोल रही हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने बोला प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक आपकी कोशिका होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यहां पर बेटा मैंने आपको बोला कि ये जो कोशिका है, भाई सीधी सी बात है। अब सोचो यहाँ केंद्रक नहीं मिल रहा है। अगर केंद्रक नहीं मिल रहा है बेटा जी, तो ये थोड़ी ना है कि वहां पे डीएनए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सोचो यहाँ पे यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, वहां केंद्रक मिल रहा है, मतलब केंद्रक के अंदर वहां डीएनए मिल रहा है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। वहां की कहानी समझ आई। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, सोचो यहाँ केंद्रक नहीं, तो क्या यहाँ पे आपका आनुवांशिक पदार्थ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, बिल्कुल मिलेगा। एंड ये होता है, यानी कि ये कोशिका है जिसका है ये कोशिका द्रव्य। ठीक है, एंड इस कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी कौन नहीं है, यहाँ पे बेटा जी आपका केंद्रक नहीं है, तो इसका जो डीएनए होता है वो एक गुणसूत्र के रूप में इस तरीके से पड़ा होता है। तो वो केंद्रक में नहीं, कहाँ मिल रहा है, कोशिका द्रव्य में मिल रहा होता है। ओके है, क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसलिए बोला गया अनेक गुणसूत्र नहीं मिलते हैं। ठीक है, किसकी बात को ध्यान रखें, प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की। एंड प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इसमें सारे के सारे, यानी कि बेटा जी अगर हम बात करें जो आपके जो जितने भी जीवाणु हैं उनको कहाँ रखा गया, मोनेरा जगत है। मोनेरा जगत में सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल बैक्टीरिया ही होता है। जगत मोनेरा में पोषण की दोनों विधियां पाई जाती हैं, अर्थात जिसमें कुछ में स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं। मोनेरा के सदस्यों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। वास्तविक लैंगिक जनन क्या होता है, देखो इनमें लैंगिक जनन होगा लेकिन वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक क्या होता है कि जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, तो यहाँ पे नर और मादा युग्मक नहीं मिलते हैं, तो हम उसको वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कहते हैं। अब यहाँ लैंगिक जनन होगा क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ मिलेंगे, वो आप 11वीं में समझोगे कि ये बात क्या कही गई है। तो आप इतना याद रखना कि वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पे नर और मादा युग्मक नहीं होते। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों जैसे अत्यधिक गर्म स्थानों पर वह कुछ दलदल, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी एक तरीके से, है ना। गर्म पानी में मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे बैक्टीरिया। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता भी पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन को तोड़ना उसके किसमें, यौगिकों में, यानी कि भाई नाइट्राइट में, ठीक है, उसके नाइट्रेट में, ताकि पौधन को ले सके। तो यही बोला गया कि कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन को तोड़ देना। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइड, इन सब में। चलो, अब जो मोनेरा जगत होते हैं इसमें आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं और यू बैक्टीरिया। तो जब आप 11वीं में जाते हो ना, तो आप पढ़ते हो कि अच्छा छठा जगत भी आया था जहाँ पे मोनेरा जगत को बांटा गया था आर्की और यू बैक्टीरिया में। तो आपको बता देती हूँ कि मोनेरा जगत में दो तरीके से बैक्टीरिया थे। एक थे बेटा जी आर्की बैक्टीरिया और एक थे बेटा जी ये यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो आर्की बैक्टीरिया थे, ये जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत ही प्राचीन पुराने बैक्टीरिया हैं, इनको आद्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और यू बैक्टीरिया जो थे ये थोड़े के से, ये मान लो विकसित नए टाइप वाले, नई जनरेशन थी ये बैक्टीरिया की। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो होता है एक कोशिका है बेटा जी यूकैरियोटिक जीवों को, ठीक है, इसमें रखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है, पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यह प्राणी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। सेम बैक्टीरिया के लिए भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि वो भी तो इतने छोटे होते हैं। यह प्राय जलीयावासों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इनके एक कोशिका के शरीर में सस्पष्ट, यानी कि सस्पष्ट संगठित केंद्रक व कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। बिकॉज प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनके जीवन की सभी क्रियाएं जैसे भोजन पकड़ना एवं उसका पाचन,
श्वसन, चलन, उत्सर्जन और जनन आदि होती हैं। यह स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। कुछ जीवों में चलन यानी कि गमन के लिए, अब हम चल रहे हैं, हमारा कौन हेल्प कर रहा है? पैर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें जैसे सीलिया, फ्लैजेला या कूटपाद जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अमीबा सबने सुना है ना, अमीबा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है समझने के लिए। उसमें क्या मिल रहे होते हैं? कूटपाद मिल रहे होते हैं। एंड वो किस में हेल्प कर रहे हैं बेटा जी? भाई वो हेल्प कर रहे हैं भोजन को पकड़ने में, चलने में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, आपके कोशिका शैवाल, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आते हैं। और 11th में तो आप देखोगे ये भी बांट रखे हैं भाई अलग अलग तरीके से, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे फंजाई। फंजाई जगत को बेटा जी हम लोग कवक जगत भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। फिर अगर बात करो यहाँ पे नेक्स्ट, तो इस जगत में सभी प्रकार के फफूंद यानी कि कवक को रखा गया है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कवक जगत में बेटा जी कैसे हैं? सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे सब ऐसी हैं, लेकिन मैं बता दूं तो यहाँ पे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन यीस्ट अकेला एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है एंड उसको कवक जगत के अंतर्गत रखा हुआ है, क्योंकि इसके कुछ लक्षण मिलते हैं इसलिए। परंतु यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। पोषण के आधार पर यह मृतजीवी, परजीवी अथवा सहजीवी होते हैं। इनमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह मृतजीवी या मृतपोषी कहलाते हैं। कवक में कायिक जनन खंडन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु अगर हम बात करें कोनिडिया द्वारा होता है। ये सब भी आपके अलैंगिक जनन के ही तरीके से प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो, कवक में पर्णहरित का अभाव होता है जिसकी वजह से अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? तो ये क्या कर रहे हैं भाई? ये अपना खाना खुद से बना रहा है, ठीक है। वो किसी पे डिपेंड है नहीं। क्या कर रहे हैं भाई? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ओके क्लियर? खाना खुद से बना, क्या किसी के पास मांगने जा रहे हैं कि भाई हमें खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे क्लोरोफिल तो है ही नहीं। सीधा पॉइंट क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु किसको बनाते हैं? कवक जाल को। कवक जाल मिलकर बना देते हैं इस कवक को। क्या कहानी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रखी है सभी की? यस और नो? ऑल क्लियर? चलो आगे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे वाले पॉइंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाली, मैंने बता दिया है ना। अब कवक गर्म, नरम, छायादार व कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जो कवक अन्य जीव के जीवित जीव द्रव्य से भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन मैं कराऊंगी अलग से। तो जीवों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले अगर हम बात करें जाननी होती है क्या? तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग उनकी समानताएं जानते हैं। क्लियर यहाँ पे? चलो नेक्स्ट, विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने? बताइए कितने जगत माने हैं बेटा जी? 5 जगत। आंसर सी। चलो अब बात कर लेते हैं पादप जगत यानी कि जिसको हम प्लांटी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अब याद रखना यहाँ पे ना, आप इसको जैसे कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा, तो कहीं कहीं पे ब्रायोफाइट लिखा होता है, कहीं पे ब्रायोफाइटा लिखा होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इनको बांटा गया है इस तरीके से। तो पादप जगत अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, यानी कि इनको बांटते हैं ऐसे क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, है ना। तो ये आपके क्रिप्टोगैम है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, कहीं पे लिखा होगा ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुष्पोद्भिद यानी कि फेनेरोगैम क्या देते हैं जहां पे नग्न बीजी और आवर्त बीजी आ जाते हैं। नग्न बीजी को बेटा जी हम लोग अनावृत बीजी भी कहते हैं, ठीक है। और आवर्त बीजी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पादप जगत का बेटा जी मुख्य लक्षण सभी को पता है कि भाई वो होता है प्रकाश संश्लेषण का होना, यानी कि भाई अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसके 2 उपजगत हैं, क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम कौन सा बेटा जी? ये अपुष्पोद्भिद। फेनेरोगैम कौन सा है? ये पुष्पोद्भिद वाला है। 2 मात्रा लगा दो फेनरो पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से है। तो क्रिप्टोगैम में कौन है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट। फेनेरोगैम में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिसको हमने अभी क्या बोला, जिसको हम लोग अनावृत बीजी भी कह रहे हैं,
ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, नग्न बीजी भी। नग्न बीजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी भी। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, ये वो होते हैं जिनमें फल फूल दोनों आते हैं। आपको बता दूं एक बार कि ये जो चार्ट आपका बना हुआ है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे पढ़ने पड़ेंगे और सबसे आते हैं, और एग्जाम्पल सबसे ज्यादा बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे बेटा जी इन सब के एग्जाम्पल यानी कि बेटा उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। तो हमने बोला एंजियोस्पर्म तो जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी, नग्न बीजी, इसको भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लेना आप, पुष्पोद्भिद एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है, आवर्त बीजी। ठीक है, इनमें फल फूल दोनों आते हैं, यहाँ पे आपके फूल नहीं आते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा। क्या होते हैं कि इनका शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता, बल्कि एक थैलेस है। ठीक है, उसमें आपको जड़ तथा पत्ती अलग अलग से देखने को नहीं मिलती है। सामान्यतः हम इनको क्या बोल देते हैं, शैवाल कह देते हैं। कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं है। संवहन ऊतक कौन सा होता है, जैसे आपका जाइलम, जैसे आपका फ्लोएम, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो यहाँ पे कोई संवहन ऊतक नहीं था। नेक्स्ट, मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, उदाहरण स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स कारा, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, क्या बोल रहे हैं, सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। ठीक है, कोई संवहन ऊतक यहाँ पर भी नहीं था। सबसे पहले जो आए थे वो आए थे डायडोफाइट में। स्पोर द्वारा जनन, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, लैंगिक अलैंगिक। ठीक है, अब आगे आ जाओ, भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। इस वाले का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसीलिए इन्हें पादप जगत का एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। उभयचर कौन होते हैं, जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, मॉर्गेंशिया, रिक्सिया। नेक्स्ट आ जाओ, टाइडोफाइट, क्या बोल रहे हैं, शरीर जड़ तंत्र यानी कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, इन सब में बटा हुआ होता है यानी कि विभाजित होता है। इनमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है। सबसे पहले जो संवहन ऊतक आए थे वो इसमें आए थे। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से वो भी विकसित नहीं थे। जननांग, बहुकोशिकीय, उदाहरण मार्सिलिया, फर्न, ये सब। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, इनको हम बोलते हैं अनावृत बीजी या नग्न बीजी। तो ये जो बीज होता है इसके बाहर ना एक आवरण मिलता है, बीजांड के बाहर होता है बेटा जी आपका अंडाशय। तो यहाँ पर इसमें ये अंडाशय का आवरण नहीं बनता। तो जो फूलों वाले पौधे होते हैं जब उनमें निषेचन हो जाता है तो ये अंडाशय फल बनता है। अब सोचो यहाँ पे ये मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बीजांड मिल रहा है जो बीज बनता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको बोलते हैं नग्न बीजी। एंड इसीलिए अंडाशय के ना मिलने के कारण हम इनको बोल देते हैं भाई यहाँ पे तो क्या बन रहे हैं, यानी कि फल बन रहे हैं। बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय, शरीर जड़ तथा पत्ती में विभक्त होता है, संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, नग्न बीजी, बिना फल व फूल वाले, एग्जाम्पल पाइनस एंड साइकस। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी होते हैं। ठीक है, ये पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं, जड़ तना पत्तियों में पूर्ण यानी कि विकसित होते हैं, संवहन ऊतक पूरी तरीके से इनमें विकसित होते हैं। पुष्प, ठीक है, अगर हम बात करें पुष्प को हम फूल भी कहते हैं, फल व बीज पाए जाते हैं। ये आवर्त बीजी पौधे कहलाते हैं क्योंकि इनके बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं, अभी पॉइंट बताया है ना, जो बाद में फल में विकसित हो जाते हैं। क्या यहाँ तक मेरे बच्चे क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे आ जाओ, एंजियोस्पर्म को हम पुष्पी पादप, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे कौन आ रहे हैं बताइए, क्योंकि यहाँ पे फूल आ रहे हैं इसीलिए ये पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। क्लियर है, आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। अब एंजियोस्पर्म में हमने देखा था एक बीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री। यहाँ पे एक बीजपत्र होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक बीजपत्री, एंड यहाँ पर आपके दो बीजपत्र होते हैं इसलिए हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। हालांकि इनमें और भी ज्यादा अंतर होता है, चाहे आप जड़ की बात करो बेटा या फिर अगर हम बात करें तने की, ठीक है, वो सब बहुत अलग अंतर है। अब बात आ जाती है जंतु जगत, सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ना बेटा। तो यहाँ पे कैसे रखे गए हैं सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक को। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेटा जी जिस तरीके से जब 5 जगत वर्गीकरण हो रहा था तो हमने देखा कुछ आधार थे कि इन चीजों को देखा जाएगा एंड वर्गीकरण किया जाएगा। तो जब जंतु जगत में संघ बनाए जा रहे थे तो वहां पर भी बेटा जी चीजें देखी गई।
है ना। तो वहां पर चीज देखी गई और संघ बनाए गए। क्या क्या? सबसे पहले कोशिकीय स्तर देखा गया। हम सबको पता है कि हमारा शरीर बेटा जी कोशिका से बना है। कोशिका ऊतक को बनाती है, ऊतक अंगों को बनाते हैं, ठीक है, एंड अंग अंग तंत्र को बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ जीवों में सभी उपापचय क्रियाएं एक या अनेक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, अर्थात इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें ऊतक मिल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोशिकीय स्तर क्या होता है, यानी कि संगठन का स्तर देखा गया। सबसे पहली चीज जिसमें देखा गया कोशिकीय स्तर, कि भाई इसमें क्रियाएं कैसी हो, क्या कोशिकीय स्तर पर हो रही हैं, क्या ऊतक स्तर पर हो रही है। ऊतक स्तर क्या था कि इस स्तर पर कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। फिर आया अंग स्तर, तो भाई ऊतक संगठित होकर अंग निर्माण करता है जो एक विशेष काम करता है। तो कुछ जीव ऐसे थे जो अंग तंत्र स्तर पर काम कर रहे थे, तो अंग मिलकर तंत्र के रूप में क्या कर रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे एक मात्रा इसमें और बढ़ा ली जाए, है ना। तो शारीरिक, क्लियर है, तो शारीरिक कार्य करते हैं और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट काम करता है। जैसे पाचन का काम करना है तो कौन काम करेगा, पाचन तंत्र। अगर श्वसन होना है कौन काम करेगा, श्वसन तंत्र। इस तरीके से, ठीक है। आगे आ जाओ। दूसरी चीज देखी गई सम्मिति। सबसे पहले आया असम्मिति। असम्मिति क्या होता है कि किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। कि भाई यहाँ पे ये एक जीव है, देखो फॉर एग्जाम्पल, है ना। अच्छा मैं इस लाइन को ऐसे करूं, क्या ये दो बराबर भागों में बटा? नहीं बटा। मैंने कहा चलो ऐसे नहीं करते, मैंने कहा ऐसे बांटते हैं। क्या बेटा जी अब ये दो बराबर भागों में बटा? नहीं बट रहा है ना। चलिए, तो ऐसे को हम बोलते हैं असम्मिति। तो जब आप यहाँ पे सारे संघ पढ़ोगे, सारे देखोगे कि अच्छा पॉलीफेरा क्या कह रहा है, सिलियंट्रेटा क्या कह रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आएंगे वहां पे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो आपके संघ वाले जो पॉइंट है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आर्य सम्मिति क्या, कि भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अच्छा मैं इसको ऐसे करूं तो बच जाएगा, ऐसे करूं तो। नेक्स्ट आ जाओ, द्विपार्श्व क्या बोल रहे हैं कि जब एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, द्वारा शरीर समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। कि देखो ये जीव मैं यहाँ से इस लाइन को गुजारूंगी तभी ये दो बराबर भागों में बट सकता है, ठीक है, वरना ये नहीं बटेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूंगी क्या बट जाएगा? नहीं बटेगा। ऐसे करूंगी तो भी नहीं बटेगा, ऐसे करूंगी तो भी नहीं बटेगा, है ना। चलो, फिर तीसरी चीज देखी गई, द्विकोर की है या वो त्रिकोर की है। द्विकोर की क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पे द्विकोर की होते हैं। देखो सबसे पहले जब जनन की क्रिया होती है तो जो नर होता है, नर में नर युग्मक होता है, शुक्राणु मनुष्य की बात करते हैं। मादा में मादा युग्मक होता है, अंडाणु, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद में बेटा जी बनता है युग्मनज, ठीक है। युग्मनज के बाद कौन बनता है? युग्मनज के बाद यहाँ पे बनता है भ्रूण, ठीक है। तो ये भ्रूण जब बनता है फिर धीरे धीरे एक पूरे शिशु का निर्माण शुरू होता है धीरे धीरे। तो बेटा जी यहाँ पर जब ये भ्रूणीय अवस्था होती है तो याद रखना कि यहाँ पे जब जिन प्राणियों में, ठीक है, दो भ्रूणीय स्तर मिलेंगे यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म मिलेगा तो हम बोलेंगे उसको कि भाई ये द्विकोरक है। जिसमें एक और ऐड हो जाएगी यानी कि जब हम वहां पे मीजोडर्म भी मिल जाएंगे तब हम बोलेंगे ये त्रिकोरकी है। यानी कि वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म भी पाया जाता है। क्लियर? चलो, फिर आया पृष्ठरज्जु, ठीक है, कहीं पर होंगे कहीं नहीं होंगे, यानी कि कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट। परिसंचरण, परिसंचरण खुलाएगा बंद आएगा। खुले में क्या आता है कि रक्त जो है वो किसमें, रक्त नलिकाओं में नहीं बहता। बंद में क्या होता है, रक्त नलिकाओं में बहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया ये चार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जब ये चीज बांटी गई तो बेटा जी ये सब देखो, कोशिकीय स्तर देखिए, ये सारी चीजें देखी गई, सब देखी गई और बना दिए ये संघ। कौन कौन से? अभी देखो यहाँ पर ना ये संघ अभी भी इतने टफ नहीं है, पढ़ लोगे तो मुझे पता है, अभी 9th में बच्चों कर लोगे, 11th में तो और भी डिटेल में है ना। तो अभी से पढ़ते हुए चलो तो जब आप बायो लोगे तो और आसान बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनालिडा, ठीक है, आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब आएंगे और सबको देखेंगे हम लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लें।
चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण में बेटा जी प्रयुक्त होती है क्लोरोफिल, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित। ओके है बेटा जी। नेक्स्ट आ जाओ, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा किसके एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा के। ये बेटा सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी आगे, तो टेंशन फ्री रहना, ठीक है। चलो, पाइनस साइकस किसके एग्जाम्पल हैं, जिम्नोस्पर्म के। आपको दोनों नाम याद करने हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, क्योंकि दोनों नामों में से आते हैं। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। हाँ जी, कौन से भाई, फल किसमें बनते हैं, एंजियोस्पर्म में, ठीक है, दिमाग दौड़ाना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, जंतु जगत सारे कैसे, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक। तो अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट जगत एंड उसके सारे संघों को पढ़ना। सबसे पहले आ जाता है संघ पॉरीफेरा। इसके सारे पॉइंट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, पहली बारी में याद नहीं होंगे, लेकिन जब बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं पहली बता दूं, पहली बारी में किसी बच्चे को पूरा चैप्टर याद नहीं होता ये, तो आप अकेले नहीं हो, तो बार बार पढ़ना, और फिर एक टाइम आएगा कि तुम्हें बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं, यहाँ लिखा भी है मैंने, ठीक है। अचल होते हैं, यानी कि चल नहीं पाते, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और किसी आधार से चिपके रहते हैं। अचल यानी कि जो चल नहीं सकते। बेटा मैंने हर चीज लिखी है, तुम्हें समझ आए सीधा सीधा, है ना। ये ऊतक नहीं बनाती हैं। शरीर पर कंटिकाएं या स्पंजी तंतुओं का बाह्य कंकाल होता है। शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कह देते हैं। ऑस्टिया देह भित्ति में उपस्थित एक नाल प्रणाली में खुलते हैं, तथा नाल प्रणाली एक बड़ी गुहा में खुलती है, जिसे स्पंज गुहा कह देते हैं। नाल प्रणाली में आने वाली जल की धारा स्पंज के लिए खाद्य प्राणी यानी छोटे छोटे जंतु को लेकर आएगी, तथा ऑक्सीजन श्वसन के लिए लाती है, और जो भी बेकार पदार्थ बाहर निकाले तो उनको बाहर भी ले जाएगी। इन्हें स्पंज के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पर्याय कैसा है, समुद्री आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। साइकॉन, स्पॉन्जिला, ठीक है, यूस्पा आपका स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो कुछ डायग्राम भी है यहाँ पे। अब बात करते हैं किसकी, संघ सीलेंट्रेटा की। ओके है, तो संघ सीलेंट्रेटा में कैसा है बेटा जी, ऊतकीय स्तर है, ठीक है। कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है, क्या, ऊतक, तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। शरीर दो स्तरों का बना होता है, बाह्य स्तर, ठीक है, या बोल दो बाह्य त्वचा, या जिसको हम बोल देते हैं एक्टोडर्म, भीतरी स्तर, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में मिसोग्लिया होता है। शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है, इस पर स्पर्शक लगे होते हैं, देखो इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये इसका मुख है और ये इस पे स्पर्शक लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, गुदा इसमें नहीं होती है। ये पॉइंट्स बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे, और बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं। शरीर में केवल एक गुहा होती है, जो जठर वाहिनी गुहा या सिलेंट्रॉन कहलाती है, और उसी विशेषता के कारण इनका नाम क्या रखा गया है, सिलेंट्रेटा रखा गया है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है। ये सब इसी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये बहुत सारे संघ हैं, बच्चे सच में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन तुम नहीं होना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले समझा दिया। इसको समझने में टाइम लगता है, सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आया था टीनोफोरा। पहले ये ना अलग संघ नहीं था, ये बाद में बना, और सबसे छोटा संघ है ये जंतु समुद्री एक रूपी और द्विअरीय सम्मित होते हैं, ठीक है। इनका शरीर उपगोलाकार या चपटा होता है, देखो कुछ इस तरीके से होते हैं ये, है ना, गोलाकार लग रहा है। आगे आ जाओ, फिर क्या बोल रहे हैं, इनके शरीर के ऊपर 8 पक्षमाभिकाएं, पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो प्रचलन में सहायता करते हैं, देख रहे हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आगे आ जाओ, इनमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इनमें साधारणतः 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं, देख लो इधर ये रहे, है ना। आगे आ जाओ, पाचन गुहा में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं, तथा गुदा नहीं पाए जाते हैं। कंकाल तथा उत्सर्जन तंत्र नहीं पाए जाते। ऐसा लग रहा मंत्र से पढ़ रहे हैं, है ना। जंतु उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी कौन होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लिंग होते हैं, यानी कि नर मादा दोनों। विकास में एक विशेष प्रकार का लार्वा बनता है, उदाहरण इसका आ जाएगा आपका प्लूरोब्रेंकिया। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या बोल रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गिगेनबर्ग ने 1899 में किया था। हालांकि ये आपका पूछा नहीं जाएगा, मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, समझ लेना। ये पूछ सकते हैं, इनको चपटेक्रमी भी कह देते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं बेटा जी। परजीवी का मतलब बताया, जो दूसरे जीव पर निर्भर तो होते हैं, पोषण करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं है, जिसके द्वारा यानी जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब लक्षण की बात कर लें और कुछ। चलो, तो इस संघ के जंतुओं का शरीर पृष्ठधारी फीते की तरह चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटेक्रमी भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
शरीर द्विपार्श्व सममित व त्रिकोरक होता है। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, किंतु कुछ जंतु जैसे प्लानेरिया स्वतंत्र जीवी तथा कुछ जंतु आपके फितकृमि आदि परजीवी होते हैं। इनमें पोषक के शरीर पर चिपकने के लिए मुख के चारों ओर चूषक या कैप पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिका द्वारा होती है, यानी कि फ्लेम सेल्स, नाम याद रखेंगे। इस संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते। नर व मादा जननांग एक ही जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं। ये जंतु, इसलिए हमने इनको क्या बोला, क्योंकि ये हमने बोला ना कि जो नर और मादा जननांग है वो एक ही जंतु के शरीर में मिल रहे हैं, इसलिए ऐसों को हम बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। ठीक है, प्लानेरिया, फैशियोला, ये सब। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे कि जो भी चीजें बता रही हूँ आपको, है ना, बहुत ध्यान से सुनना है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे समझो जैसे आप किसी पहली बार मिले हो, उसने अपना नाम बताया, कहाँ रहता है, क्या करते हैं, सब चीज जान रहे हो आप उसके बारे में, है ना। चलो आगे आगे, एसके एलमेंथीज क्या बोल रहे हैं, इनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार, धागे नुमा, बाद दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ठीक है, खंड नहीं होते हैं यहाँ पे। शरीर पर चमकदार क्यूटिकल का आवरण होता है। इनकी देह गुहा को कूट सिलोम कहते हैं, इसमें ऊतक पाए जाते हैं। त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित प्राणी है, शरीर में कूट गुहा होती है। पाचन तंत्र कैसा है बेटा जी, विकसित होता है। जिसने आधार जान ले कि किस बेसिस पे इनका वर्गीकरण किया गया, तो आपके लिए सारे पॉइंट आसान है, स्टोरी की तरह याद करने हैं। ठीक है, कि और यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ने ही पड़ेंगे तुम्हें, किंतु अन्य अंग तंत्र, श्वसन व रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं होते। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। कुछ जीव मिट्टी व जल में रहते हैं और ये मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका एस्केरिस। नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस। एनिमेलिया वर्ग में बेटा सभी जीव कैसे होते हैं, एनिमेलिया वर्ग में सभी जीव होते हैं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, अच्छा, छिद्रयुक्त जीवधारी कौन है, वो हम कह देते हैं पॉरीफेरा को। ओके, चलो आगे आ जाएं, नेक्स्ट आ जाओ। आ जाता है एनेलिडा। एनेलिडा क्या कहता है कि भाई इस संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार, कोमल शरीर वाले, द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। शरीर पर अनेक छल्लेदार खंड का बना होता है। आप देखो इनका शरीर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये खंड से दिख रहे होंगे इस तरीके से, है। आगे आओ, 11वीं में तो बहुत डिटेल में बेटा ये सब। इनके शरीर की संरचना नली के अंदर नली के रूप में होती है। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, देहगुहा सिलोम कहलाई जाती है। पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहलाए जाते हैं। जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। जलीय एनेलिडा लवणीय तथा अलवणीय, यानी कि लवणीय क्या होता है, खारा पानी जो होता है, और अलवणीय जिसमें खारे यानी खारा पानी नहीं है, वो दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल केंचुआ, जोंक। ठीक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई आर्थ्रोपोडा जो थे ना, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सारे कीटों को यहाँ मोस्टली रखा गया है। इस संघ के जंतु जल, स्थल व वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित होता है। जुड़े हुए पैर मिलते हैं, जो इनकी खासियत है। शरीर द्विपार्श्व सममित, बता चुकी हूँ बार बार। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें अनेक खंडों का बना होता है। श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में बेटा यहाँ पे कर लेना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तथा स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। बुक की तरह होते हैं, खुली किताब की तरह, इसलिए उसको बुकलंग बोल देते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी बहुखंडीय उपांग होते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इनमें शरीर की सतह द्वारा भी श्वसन होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, या तो नर जननांग मिलेंगे या मादा, है ना। निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, चलो इनमें उत्सर्जन क्रिया मैलपीगियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होती है। देहगुहा रुधिर से भरी होती है। क्लियर, एंड सभी अंग इसमें डूबे रहते हैं। ठीक है, झींगा, बिच्छू, तितली, मच्छर, ये सब यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोलस्का। तो मोलस्का जो होते हैं, इनका शरीर कोमल, खंड रहित होता है और खंडयुक्त उपांग नहीं पाए जाते। इनमें अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में व स्थल पर पाए जाते हैं। आगे बात करें, द्विपार्श्व सममिति पाई जा रही है। ठीक है, खुला संवहन तंत्र, उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। शरीर के चारों ओर, ये इनकी खासियत है, एक क्या मिल रहा है, खोल या कवच होता है, जिसके यानी कि तथा एक लिफाफेनुमा आवरण होता है, जिसे हम प्रवार कह देते हैं। याद रखना, खासियत है यहाँ पे इसकी। नेक्स्ट, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। रक्त नीला, हरा, लाल, ये रंगहीन होता है। रंगहीमोस यानी इनके कारण क्या होता है, वर्णक उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इनमें श्वसन क्रिया जल, यानी कि अगर हम बात करें, यानी भाई जल में रह रहे हैं तो भाई किसके जरिए, क्लोम के जरिए। ठीक है,
क्लियर है यहाँ पे ये चीज। तो याद रखना कि श्वसन जो होगा वो इनमें, जब अगर वो जल में होंगे तो क्लोम के जरिए होगा, ठीक है। चलो, फेफड़ों का इस्तेमाल थोड़ा ना करेंगे पानी में, ठीक है। अगर वो धरती पर होंगे तो वो फेफड़ों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक लिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। प्रजनन अलैंगिक जनन की, यानी कि अलग आपका जो अलैंगिक जनन है तो उसकी विधि द्वारा नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे किडनी का ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि भाई वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे उसने वृक्क का इस्तेमाल किया उत्सर्जन के लिए, देन वो त्रिस्तरीय हो गए, घोंघा, सीप, ठीक है, ये सब। आगे आए नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं, लेकिन तथा इनकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती हैं। त्वचा पर कंटिकाएं पाए जाने के कारण इस संघ के नाम क्या रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। नेक्स्ट, लक्षण बात करें तो सभी समुद्री हैं, सीलोम युक्त होते हैं, उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित है, नरमादा अलग अलग, यानी कि हम बोल सकते हैं क्लिंगी है। लैंगिक प्रजनन होता है, अंतःनिषेचन होता है, ठीक है। अंतःनिषेचन क्या होता है, जब निषेचन शरीर जीव के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो अंतःनिषेचन, और जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर हो तो बाह्य निषेचन, ठीक है। इस संघ के जंतुओं में पंचतई आर्य समिति पाई जाती है। इनका शरीर देह गुहा युक्त त्रिकोरा, गोलाकार, बेलनाकार अथवा सितारे के समान होता है। देह भित्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना अंतःकंकाल होता है जिस पर कांटे होते हैं। इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ये क्या होता है कि देखो, अगर किसी जीव का कोई भी अंग कट जाता है वापस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे उनमें ताकत होती है कि उनका वो शरीर का अंग वापस आ सकता है। तारा मछली, ये सब इसी के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ गया हेमिकॉर्डेटा। बेटा यहाँ से कहानी थोड़ी अलग जाएगी। अगर मैं आपको 11th के लेवल पे समझाऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आएगा, सच बता रही हूँ। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे ना वर्गीकरण करने का तरीका बहुत अलग है। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा, ये बहुत अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग तरीके से वर्गीकरण होते हैं, इनके जगत, उपजगत, इस तरीके से आते हैं। तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे उतना करेंगे, क्योंकि जब 11th में जाओगे वो चीजें तब आएंगी, ठीक है। अभी उस लेवल पे नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो हेमिकॉर्डेटा क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ये संघ एक छोटा समूह के कृमिनुमा समुद्रिक जंतु है जो समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, शुंड, कॉलर और धड़। शुंड एक उत्सर्जीय अंग है। इसके ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जिससे श्वसन होता है। नर मादा इसमें अलग अलग होते हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाता है शुंड, कॉलर एंड धड़, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है। जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ बेटा जी आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ से कॉर्डेटा की, ठीक है। तो कॉर्डेटा की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कॉर्डेटा में, ठीक है। कॉर्डेटा में देखो यहाँ पे, हाँ, अगर हम बात करें स्टार्ट की, ये सब हो गया। अब आगे ये वाला कॉर्डेटा, इसकी पढ़ते हैं, और फिर वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरुरज्जु उपस्थित, सीलोम उपस्थित, कशेरुकदंड उपस्थित, ठीक है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे द्विपार्श्व समित और त्रिकोरक, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा वर्टिब्रेटा इसी में, ठीक है। ये बांटा जाता है। मैं वापस बोलूंगी बेटा, आपको ना ये समझ नहीं आएंगी फिर कहानी, अगर मैंने समझानी चालू करी ना 11th लेवल पे, वो समझ नहीं आती है, नाम भी याद नहीं होंगे। तो हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा, फिर यहाँ पे उपसंघ पढ़ रहे हैं हम लोग वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपके अलग अलग आते हैं, जिसमें कुछ ये सारे इसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके, जैसे वर्ग मत्स्य यानी कि मछली। तो ये कैसे है भाई, जलीय जीव है, शरीर कवच युक्त है इसमें, ठीक है। गिल उपस्थित है। अरिय समय जो तैरने में मदद करता है। हृदय 2 कक्ष युक्त और ठंडे खून वाले होते हैं। अंडे देने वाले हैं जिनसे नए जीव बनते हैं। कुछ का कंकाल उपास्थि, उपास्थि क्या होता है, देखो हड्डी तो मजबूत होती है, उपास्थि जो होती है लचीली, जैसे नाक का आगे वाला हिस्सा, कान का ये वाला हिस्सा, ठीक है, इससे बनाओ। तो यहाँ पे आ गया जो वाह कुछ का हड्डी का बना, शार्क, रोहू, टारपीडो आदि। नेक्स्ट आ जाओ एम्फीबिया, जो पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी। तो भूमि व जल पे पाए जाने वाले। त्वचा पर ग्रंथियां उपस्थित, ठीक है। शीत रुधिर, हृदय 3 कोष्ठक वाला। श्वसन गिल व फेफड़ों द्वारा। पानी में अंडे देने वाले, उदाहरण टोड, मेंढक, सैलामेंडर। नेक्स्ट आ जाओ सरीसृप कौन से होते हैं, रेंगते हैं। अधिकांश थलचर होंगे यानी कि धरती पे जो रहेंगे। शरीर पर शल्क, श्वसन फेफड़ों द्वारा। शीत रुधिर यानी कि ठंडे रुधिर वाले। हृदय त्रिकोष्ठीय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ को यहाँ रखा गया, लेकिन उसका हृदय 4 कोष्ठीय है, यानी कि उसके हृदय में 4 कोष्ठक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कवच युक्त अंडे देते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, इसी में ही हमारे बेटा जी ये सब आ जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट, भाई छिपकली से बड़ा डर लगता है भाई। पक्षी,
ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेटा जी? गर्म खून वाले होते हैं, है ना। नेक्स्ट, चार कोष्ठीय हृदय होता है। श्वसन इनमें फेफड़ों द्वारा होता है। शरीर पर क्या मिलते हैं बेटा जी? पंख पाए जाते हैं। सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में ये विभाजित होते हैं। अग्रपाद यानी कि जो आगे वाले पैर है पंखों में रूपांतरित होते हैं। नर मादा अलग अलग होते हैं, कौवा, कबूतर, मोर और आदि। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, स्तनधारी। तो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा संघ कौन है बेटा जी? सबसे बड़ा जब भी संघ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एंड जब भी हम वर्ग की बात करेंगे वो होगा स्तनधारी। शरीर पर बाल युक्त, देखो अपने हाथ पैर बाल है ना बेटा। गर्म रुधिर वाला, समतापीय, ठीक है। स्तन ग्रंथियां होती हैं जो नर में विकसित नहीं होती हैं, मादाओं में विकसित होती हैं। बाह्य कर्ण उपस्थित, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसकी वजह से चमगादड़ को स्तनधारी में रखा गया है। किस वजह से? बाह्य कर्ण की उपस्थिति के कारण। श्वसन फेफड़ों द्वारा शिशुओं को जन्म देते हैं। निषेचन क्रिया आंतरिक होती है। हृदय चार कोष्ठीय होते हैं। माँ बाप द्वारा शिशु की देखभाल, उदाहरण मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली और चमगादड़। चमगादड़ को हमने पक्षी वर्ग में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि इसमें बाह्य कर्ण की बेटा जी क्या होती है? उपस्थिति होती है, ठीक है। अब ये इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य वर्ग, हाँ जी, मत्स्य वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अभी तो पढ़ाया मेरे बच्चे, कहाँ गया मत्स्य वर्ग? लाओ, देखो इसलिए बोलते हैं ध्यान से सुना करो, ठीक है। अभी पूरा बताया मैंने और ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है, मैंने अभी बताया। कितने होते हैं भाई? आपके यहाँ पे मत्स्य वर्ग है, कितने हो जाएंगे? 2 कक्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा देखो, यही जो पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मेंढक, सैलामेंडर, टोड किस वर्ग में आते हैं? अभी बताया, दिखाऊं पॉइंट किस में आ जाते हैं आपके? इनमें से कोई है? जल स्थलचर, बिल्कुल, एम्फीबिया, ठीक है, जिनको हम उभयचर कहते हैं। हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो बेटा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। देखो इसमें जितना डिटेल में जाओगे ना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 11th में बहुत डिटेल में आता है, लेकिन 9th में अगर पढ़ाने बैठोगे समझ ही नहीं आएगा। तो जितने आपके काम की चीजें वो सब बताई हैं। आई होप आपको बहुत ही इस तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी। अच्छे से पढ़ो, ये चैप्टर बार बार पढ़ो तभी आएगा, पॉइंट्स को पढ़ो, ठीक है, याद ही करने पड़ेंगे। अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अब तक बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल बच्चा पार्टी।